आज पूंजी आपको जल्दी क्या है? आज मेरे बोलने का मौका आ गया, मेरे बोलने का। मैं ये कह रहा हूँ, सुनिए मेरी बात संजीव जी, सुनिए ना। अरे प्रेम कुमार जी सुनिए ना, सुनिए ना, सुनिए ना मेरी बात। चेतन जी मेरी बात सुनिए, सुनिए ना मेरी बात, सुनिए 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 मेरी बात। तकलीफ होगी, सुनना पड़ेगा। मैं तो आपकी बात सुनने वाला नहीं हूँ। स्वतंत्र देश है, डेमोक्रेसी है, नहीं सुनेंगे आपकी बात? अरे भाई हम सुनने वाले लोग नहीं हैं, हम नहीं सुनेंगे तुम्हारी। लेकिन 15 बरस की सत्ता के बाद जब 15 बरस पहले की स्थितियों को टटोलना शुरू करें और एक के बाद एक पन्ने टटोलते हुए यह महसूस होने लगे कि दरअसल इस 15 बरस की सत्ता में तो राज्य में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा रहा। गरीबी बढ़ती चली गई, गरीब परिवारों की संख्या बढ़ती चली गई, बेरोजगारी की तादाद बढ़ती चली गई, इंडस्ट्रीज का लगना बंद हो गया और अलग अलग तरीके से अपराध भी बढ़े, चाहे वो बलात्कार के मामले हो या दलित उत्पीड़न के मामले हो या सामान्य तौर पर यूं ही अपराध। करप्शन लगातार बढ़ते चला जा रहा था, स्थिति नाजुक होती चली जा रही थी, पर कैपिटा इनकम कम होते चला जा रहा था। लेकिन एक ही शख्स 3 बार चुनाव जीत गया, 15 बरस तक मुख्यमंत्री रहा, राज्य की स्थिति फिर भी डामाडोल क्यों रही? 18 जुलाई को जम्मू कश्मीर के सोफिया में 3 आतंकवादी मारे जाने की खबर आई। जब उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल हुई तो उनका परिवार सामने आया और कहने लगा कि ये मजदूर हैं, आतंकवादी नहीं। ये मामला काफ़ी बड़ा हो गया और कल ही यानी 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा 4 किलोमीटर चलकर इन मजदूरों के घर गए थे। 3 महीने बाद जिन्हें आतंकवादी बताकर मारा गया था, उन मजदूरों का पार्थिव शरीर परिवार वालों को दिया गया। नज़ीर मसूदी ऐसी ही कुछ और कहानियां आपके सामने लेकर आ रहे हैं। मीना बेगम का इंतजार खत्म होता नहीं दिखता। विकलांग बच्चा जो 5 महीने पहले सुरक्षा बलों पर हमले के दौरान मारा गया। पुलिस ने कहा कि हमले के बाद उसे गलती से आतंकवादी समझ लिया गया था, लेकिन कोविड के नियमों का हवाला देते हुए परिवार को शव सौंपने से इनकार कर दिया गया। शव को गांव से 50 किलोमीटर दूर किसी अनजान जगह दफन कर दिया गया। परिवार के लिए ये दोहरा दुख है। बेटा मारा गया, जिसकी कब्र तक जाना भी किसी संकट से कम नहीं। मीना बेगम बताती हैं कि ईद के दिन उन्हें बेटे की कब्र तक पहुंचने के लिए 400 रुपए में टैक्सी करनी पड़ी। परिवार को अभी भरोसा नहीं हो रहा है कि 7वीं में पढ़ने वाला उनका शारीरिक तौर पर अक्षम बेटा सुरक्षा बलों की गोली से मारा गया है और उसका शव घर से इतनी दूर क्यों दफन किया गया, परिवार को क्यों नहीं सौंपा गया। आप बताइए उसका क्या कसूर था? वो तो बच्चों के साथ बगीचे में खेल रहा था। कोरोना वायरस के शुरू होते ही कश्मीर में पुलिस ने यह फैसला कर दिया कि मिलिटेंट जो इनकाउंटर में मारे जाते हैं उनकी लाशों को परिवारों के हवाले नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्हें कहीं दूर बेनाम कब्रों में दफन किया जाएगा। लेकिन ये सिलसिला मिलिटेंटों तक ही महदूद नहीं रहा। 14 साल के हाजिक जो सुरक्षा फोर्सेस की फायरिंग में मारे गए, उसकी लाश को उसके परिवार के हवाले नहीं किया गया, कहीं दूर बेनाम कब्र में दफन किया गया। तब से लेकर आज तक फैमिली इंतज़ार कर रही है कि लाश को कब वापस दिया जाएगा, कब तक वो कहीं दूर जाके उस कब्र को देखने के लिए तरसते रहेंगे। पिछले हफ्ते सोपोर के एक दुकानदार की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। पुलिस कहती है कि 24 साल के इरफान अहमद डार ने भागने की कोशिश की थी और बाद में उसका शव एक पत्थर की खदान के पास मिला। परिवार कहता है कि इरफान को यातना देकर मारा गया और उसकी हत्या के बाद पुलिस वालों ने उसका शव जबरन घर से 160 किलोमीटर दूर दफना दिया। हम सब जानते हैं कि कोविड के पहले भी आप देखे होंगे एनकाउंटर हुआ था सोपोर में, तो उसमें लोगों ने ये प्रोमिस किया था, लिख के भी दिया था कि हम लोग हार्डली 50 से 60 लोग रहेंगे, लेकिन वहाँ पर 2000 से ज़्यादा था। अगर उनके फैमिली मेम्बर को हम डेड बॉडी देते तो हो सकता है कि 5000-6000 लोग जमा हो जाए, 10 दिन हो सकता है। उस कोविड में कितना इन्फेक्शन होता है इसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते हैं। जनरल लार्जर पब्लिक सेफ्टी के परस्पेक्टिव देखेंगे तो देना ठीक नहीं था, इसलिए हम लोगों वहाँ से उनके फैमिली लोगों के साथ ले गए और गांधरबल में लाश करें। सुरक्षा, राष्ट्रहित या कोविड के नाम पर इस तरह शव दफनाने या परिवार को न सौंपने का जो सिलसिला जम्मू कश्मीर में पहले शुरू हो चुका है, वही अब पिछले दिनों हाथरस में देखा गया, जहां आधी रात को शव जलाए गए। यही बात फर्जी मुठभेड़ों के बारे में भी कही जा सकती है। पिछले हफ्ते 3 भाइयों के शव निकालकर परिवार वालों को सौंपे गए। ये शोपियां की एक फर्जी मुठभेड़ में 70 दिन पहले मारे गए थे। सर्च पार्टी को तुरंत तैनात किया गया। अंदर से हो रही फायरिंग का जवाब दिया गया। इस दौरान 3 आतंकी मार गिराए गए। जवाबदेही जब न हो तो लाकानूनियत ही कानून बन जाता है। कश्मीर में पिछले 30 साल से ऐसा ही कुछ हो रहा है। एक सवाल पूछा जा रहा है कि कानून की अमलदारी कब होगी, इंसाफ कब होगा।
श्रीनगर से नज़ीर मसूदी, NDTV इंडिया के लिए। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल संडे स्पेशल। आज संडे का दिन, छुट्टी का दिन, परिवार के साथ वक्त बिताने का दिन, फुर्सत के कुछ लम्हे मिलते हैं जो जिंदगी की आपाधापी है। लेकिन आज इन फुर्सत के लम्हों में मैं विघ्न डालने वाला हूं और खास बात करूंगा दिल्ली यूनिवर्सिटी, सबसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी मानी जाती है। आप में से बहुतेरे चाहते होंगे कि मेरा बच्चा दिल्ली के किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ाई लिखाई करे। अब एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 3 महीने के विलंब के बाद यह प्रक्रिया शुरू हुई और प्रक्रिया शुरू हुई। बच्चे उत्साहित होते हैं, छात्र उत्साहित होते हैं। अब स्कूल से निकलेंगे, विल बिकम अ मैन। अब स्कूल से निकलेंगे, कॉलेज में जाएंगे, अपने करियर को आगे बढ़ाएंगे, अच्छे कॉलेज में दाखिला हो जाएगा। फर्स्ट कट ऑफ आई और कट ऑफ क्या आई? लेडी श्री राम कॉलेज में इकोनॉमिक्स ऑनर्स, साइकोलॉजी ऑनर्स और पॉलिटिकल साइंस 100% कट ऑफ, 100%। 4 सब्जेक्ट में बेस्ट ऑफ 4 में आपके हर सब्जेक्ट में 100 में से 100 नहीं है तो आप इन 3 स्ट्रीम्स में वहां दाखिला ही नहीं ले पाएंगे। फर्स्ट कट ऑफ के लिए नहीं आ पाएंगे। अभी दूसरी कट ऑफ भी आएगी, पर अच्छे कॉलेजों में अमूमन दूसरी कट ऑफ आती ही नहीं है। वो लेडी श्री राम हो, सेंट स्टीफेंस हो, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स हो, हिंदू कॉलेज हो, किरोड़ीमल हो, हंसराज हो, वहां अमूमन सेकंड लिस्ट आती नहीं। अब 100 में से 100 और सिलसिला यही नहीं थमता है। ये सिर्फ लेडी श्री राम की बात नहीं है। राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस में हिंदू में 99.5, 99.5, किरोड़ीमल में 99, दौलत राम में भी 97, मिरांडा हाउस में 97, BA ऑनर्स अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, हिंदू कॉलेज 99.25, 99.25 फीसदी, SRCC 99, मिरांडा 98.75, हंसराज 98.75, किरोड़ीमल 98.5। 3,53,000 से ज्यादा छात्रों ने यहां आवेदन किया है। 70,000 सीटें हैं और आलम यह हो गया है कि मतलब 97, 98, 99 और 100 के 100 आपके 95 आए, 94 आए, 93 आए, आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में शायद एडमिशन ना मिल पाए। मिलेगा भी तो जो आप स्ट्रीम चाहते हैं, जिस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, शायद वहां कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। यह आलम है। बच्चों के मन पर क्या गुजरती होगी, क्या गुजर रही होगी, माँ बाप कितने परेशान होंगे। मैं जब कभी समय मिलता है तो अर्नब को देखता हूँ, देखने से ज्यादा सुनता हूँ। सुनिए ना।